गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में आप इस वीडियो में देखोगे कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस अंदर, हम रेस्पिरेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सांस अंदर लेने और बाहर रहने की प्रोसेस जो है ब्रीथिंग, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे अंदर की सांस बाहर जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आपको पता है कि हम चैप्टर 17 पे चल रहे हैं जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब हमारा जो अगली बारी जो है वो किसकी है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। तो इसको हम समझते हैं। खुल जा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस अंदर लेने और छोड़ने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में दो स्टेज होती हैं, 2 स्टेज। दो स्टेज होती हैं, 2 स्टेज आर अकर इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में 2 स्टेज होते हैं। पहली वाली स्टेज को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब ये है कि किसी से हम प्रेरित नहीं, एक वो होता है ना वो वही उससे हमें इंस्पायर्ड हो गया, ऐसा नहीं। इंस्पायरेशन का दूसरा नाम चलो मैं आपको बता दूं, इनहेलेशन। अंदर लेने की सांस, सांस को अंदर लेने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। और इनहेलेशन। ठीक, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन ये क्या है, जिसमें सांस अंदर ली जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। लिख लें, एटमॉस्फेरिक एयर is drawn in। एटमॉस्फेयर की एयर को जब अंदर लिया जाता है, एटमॉस्फेयर की एयर अंदर ली, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। ब्रीथिंग में 2 स्टेज होती है, और दूसरी स्टेज क्या है, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, इसका मतलब क्या है भाई, एटमॉस्फेयर की एयर की जो अंदर ले ली हमने इंस्पायरेशन नाम दिया, लेकिन एल्वियोलाई की एयर को जब बाहर भेज रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। ठीक है, एल्वियोलाई एयर
एयर एल्वियोलाई के अंदर पाई जाने वाली है। एल्वियोलाई एयर का मतलब एल्वियोलाई के अंदर पाई जाने वाली है, याद रखना। alveolar air is released out। एल्वियोलाई की एयर जब बाहर निकाल दी जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर ली, इंस्पायरेशन। अब एल्वियोलाई की एयर को बाहर निकाल रहे हैं, क्या हो गया? क्या हो गया भैया? एक्सपायरेशन या फिर एक्सपेंशन। तो ये दो स्टेज के बारे में आपने देखा। अब ये हमारी दो स्टेज हो गई ब्रीथिंग की, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, या फिर एक्सेलेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन में सांस अंदर ली जाती है और एक्सेलेशन में सांस बाहर निकाली जाती है। सीधी बात ये है। अब हमारी नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि हमारे लंग्स कहां पर पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि हमारे लंग्स कहां पर पाए जा रहे हैं। भाई हमारे लंग्स हमारी ये छाती में ही तो पाए जाते हैं, यहाँ पर हमारे लंग्स पाए जाते हैं। पेट में तो अंदर ये कर लिया हमने, छाती में कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर हड्डियां पाई जाती, पसली पाई जा रही है, रिब्स पाई जा रही है। आगे वाली रिब्स को, यहां तक वाली जो रिब्स पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरनम नाम देते हैं, स्टेरनम। मैं डायग्राम बना ही दूं। और ये है हमारी स्टेरनम। इसके जस्ट पीछे ये जो पाई जा रही है, ये क्या पाई जा रही है भाई? हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। ये रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। और यहां से रिब्स जो आती हैं यहां पर भी पाई जाती हैं हमारी, और इससे ये आके रिब्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो होती है इनको हम क्या कहेंगे? रिब्स। इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। सबसे आगे वाली यहां से लेकर यहां तक हड्डी जो पाई जाती है इसको हम कहते हैं स्टेरनम। और ये जो हमारी जो आ रही है इनको हम क्या कहेंगे? पसली या रिब्स कहते हैं। और हमारे ये जो पाए जा रहे हैं मिस्टर लंग्स, ये कहां पर पाए जाते हैं? हमारे यहाँ पर एरिया में, इसमें ये पाए जाते हैं। अरे वो छोटा बड़ा थोड़ा बन जाता है जल्दी जल्दी में। आप ये मत समझ लेना कि ये बड़ा पाया जाता है ये छोटा पाया जाता है, दोनों बराबर पाए जाते हैं। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको पोलियो हो गया तो छोटा रह गया, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक। वो बनाने में बन गया छोटा। तो ये हमारे लंग्स कहां पर पाए जाते हैं? हमारे छाती के अंदर पाए जाते हैं। छाती के अंदर वाले जो रीजन है उसको हम क्या कहेंगे? थोरेसिक कैविटी। हमारी जो रिब्स और स्टेरनम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पेस पाया जाता है, वो जो खाली जगह पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, वो सॉरी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी।
इनके अंदर जो जगह पाई जा रही, छाती के अंदर जो जगह पाई जा रही, सीधी बात है, छाती के अंदर जो स्पेस पाया जा रहा है, जो जगह पाई जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे उसको। सॉरी, थोरेसिक कैविटी, बार बार वर्टिब्रल कॉलम दिमाग में आ रहा है, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अब देखिए, ये हमारी कहानी हो गई थोरेसिक कैविटी में। यहां पर अब मैं इसको यहां समझाता हूं। चलो, यह तो ज्यादा फसफस हो गई है। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वो सॉरी आगे वाली हड्डी है, आगे वाली ये हड्डी है, ठीक है। और ये जो पाए जा रहे हैं हमारे रिब्स पाई जा रही हैं। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर पाया, ये वाला जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? डायफ्राम कहते हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो नीचे पाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? डायफ्राम कहेंगे। डायफ्राम में जो यहां पर कुछ स्पेशल मसल्स पाई जाती हैं, कुछ स्पेशल मसल्स यहां पर पाई जाती हैं। डायफ्राम में कुछ स्पेशल मसल्स यहां पर पाई जाएंगी, कुछ स्पेशल मसल्स यहां पर पाई जाएंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। नाम दिएंगे इन मसल्स का इंटर कोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हम इनको कहते हैं, ठीक। अब कहानी देखिए भाई कि इंटरकोस्टल मसल्स जब सिकुड़ेंगी, ये सिकुड़ रही है, ये भी सिकुड़ रही है, सेम ये भी सिकुड़ रही है, ये भी सिकुड़ रही है। तो जब ये सिकुड़ेंगी, यहां पर इस तरह देखते हैं, जब ये सिकुड़ेंगी तो डायफ्राम को नीचे खींचेंगी। बताइए, जब ये सिकुड़ेंगी, जैसे ये सिकुड़ रही हैं, तो डायफ्राम नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो यहां पर जो लंग्स है, लंग्स आगे से बढ़ेगा तो इसके अंदर जगह बनेगी। जब इसके अंदर जगह बनेगी तो यहां पर कम प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर होगा, वहां से गैस यहां पर चली जाएगी। भाई कोई खाली चीज है, उसको हम फैला रहे हैं, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आएगी कि नहीं आएगी? खाली जगह ऐसे चौड़ाएंगे उसे, तो जब तक चौड़ेगी नहीं, जब तक कहीं से चौड़ रही है, सीधी हवा आ जाएगी नीचे उस खाली स्पेस को भरने के लिए। वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं होने देंगे उसे, निर्वात नहीं होने देंगे। तो इस तरह क्या कौन सी प्रोसेस हो जाती है? इनहेलेशन, इंस्पायरेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिससे कि सांस अंदर आती है। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ती हैं, डायफ्राम नीचे आता है, यहाँ पर खाली जगह क्रिएट होती है, और हमारी एयर, एटमॉस्फेयर की एयर हमारी कहां पर आ जाती है? लंग्स में आ जाती है, ठीक। और जब ये रिलैक्स होती है, रिलैक्स का मतलब ये रेस्ट स्टेज में जाती हैं, तो क्या होगा? ये डायफ्राम ऊपर जाएगा। जब ये डायफ्राम ऊपर जाएगा तो यहां पर दबाव बनेगा, दबाव बनेगा यहां पर। अब जब यहां पर दबाव बनेगा तो क्या होगा? यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा, तो यहां से हवा वहां चली जाएगी। जब गुब्बारे को पिचकाते हैं तो गुब्बारे में अंदर दबाव बनता है, तो एटमॉस्फेयर में हवा निकल जाती है, ठीक। तो ये जो हमारी मैकेनिज्म होती है, किसकी होती है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की ये मैकेनिज्म होती है। तो ये हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं ये प्रोसेस क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इनको लिख लेते हैं, ये क्या क्या पाई जा रही है।
ये देखिए पहला वाला हिस्सा, पहला वाला जो पार्ट होता है कहाँ गया, स्टेरनम। स्टेरनम किसे कहते हैं? फ्रंट वाली जो हड्डी होती है उसको हम क्या कहेंगे? स्टेरनम कहते हैं। थोरेसिक कैविटी को जो कवर करती है फ्रंट वाली जो हड्डी होती है उसे हम क्या कहेंगे? स्टेरनम कहते हैं। फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम किसे कहते हैं? हमारी जिस पर वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर होती है, जो रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसे हम रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। मेड बाय या स्ट्रक्चर मेड बाय वर्टिब्रा स्ट्रक्चर मेड बाय वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो आ रही है वो हमारी क्या है? रिब्स। बोन्स which cover to thoracic कैविटी। ऐसी बोन्स जो थोरेसिक कैविटी को कवर करती है उनको हम क्या कहेंगे? रिब्स कहते हैं। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? और विच, यहां से लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं इसका, रिब्स अटैच विद स्टेरनम एट फ्रंट एंड विद वर्टिब्रल कॉलम एट टैक। पीछे किससे अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। फ्रंट पे स्टेरनम से अटैच होती है। अब आती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? थोरेसिक कैविटी स्टेरनम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स के अंदर की जो खाली जगह जो होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। रीजन प्रेजेंट बिटवीन स्टेरनम vertebral column
एंड रिब्स। स्टेरनम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स के अंदर जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म को देख लेते हैं। इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। ये देखिए भाई, when intercostal muscles shrinks, space develop inside thoracic cavity, inside thoracic cavity, inside thoracic cavity and atmospheric air comes in alveoli। अब दूसरी वाली क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म क्या है? व्हेन intercostal muscles relax when intercostal muscles relax, pressure develops on alveoli and air present in alveoli released out। एल्विलाई में जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। ये कौन सी मैकेनिज्म होती है? एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म होती है। जब इंटरकॉस्टल मसल्स सिकुड़ती हैं तो ये थोरेसिक कैविटी नीचे जाएगी, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे क्या स्पेस डेवलप होता है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है। जब ये रिलैक्स होती है तो ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर बनता है हमारे लंग्स पर। लंग्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है। वहां पे जो एयर भरी हुई है वो फिर बाहर निकल जाती है। तो ये हमारी मैकेनिज्म थी रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म थी इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।